कक्षा 10 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है सत्र 2020 का। क्या होता है कि कई बार आप नए क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड यानी पिछले सत्र में पूछे गए होते हैं। एन सीरीज का क्वेश्चन पेपर है, ये आपको दिखाते हैं। 70 नंबर का पूर्णांक है। तमाम सारे निर्देश जैसे दिए गए रहते हैं वैसे ही दिए गए हैं। 3 खंडों में पेपर डिवाइड होता है विज्ञान का। पहला आपका फिजिक्स का होता है यानी भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान और लास्ट में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। खंड का फिजिक्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कितना होता है। तो इसका मैं सही उत्तर आपको भी बताया चलता हूँ। स्वस्थ आँख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी मोबाइल अगर रखते हैं आप या किताब कापी 25 सेंटीमीटर के दूर ही रख कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। और मैक्सिमम ये भी आप ध्यान रखिए, ये दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर आप स्पष्ट या देख सकते हैं अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो, और मैक्सिमम मतलब अधिकतम आप अनंत तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ 20 है और वक्रता त्रिज्या, तो आपने पढ़ा होगा ना कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एफ बराबर 1/r। तो फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या उसकी दोगुनी होगी, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर उल्टा इसको समझ लीजिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 40 होगी, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। गति प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध काहे से मापा जाता है भैया, ओम से मापा जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर का काम क्या होता है कि कोई भी आप इसको इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत ऊर्जा आप इधर से दे रहे हो, ये घूमेगा और उसमें मतलब मोटर घूमेगी और जो आप विद्युत ऊर्जा दे रहे हो उसको चेंज करेगा यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इसलिए आपका 4 नंबर का ऑप्शन जो है सही है इसमें। 2020 का क्वेश्चन पेपर हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भैया पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आकाश का कोई रंग ही नहीं है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि ज़मीन से नीला क्यों दिखाई देता है कि, तो इसका जो प्रमुख कारण है वह कारण यह है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जो आसमानी रंग होता है, बैगनी, नीला, आसमानी, ये तीनों रंग मिला के आसमानी समझ लीजिए हमको आकाश दिखाई देता है। तो बाकी जो रंग होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं होते, लेकिन आसमानी जो रंग होता है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है धूल के कणों के कारण और अन्य कणों के कारण या वायु के कारण। तो प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश आसमानी रंग का दिखाई देता है। इन एक्चुअली आकाश का कोई रंग नहीं है, इसलिए अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाता है तो उससे वह काला ही दिखाई देता है। अगला है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल सी और उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो एन और सी वाला फार्मूला लगाओगे उससे निकालोगे। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। डी और एफ वाला फार्मूला आप पढ़े हो, है ना, तो आप उससे ये क्वेश्चन निकालोगे। न्यूमेरिकल है। स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित बिंदु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। ये आपको फिगर आना चाहिए, तो फिगर से आप ड्रा कर पाएंगे। ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण भी आपको सही सही बनाना है। अवतल दर्पण पे याद रखिए कि जो बाहर का उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो रंगा होता है। दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, इसका एक सेंटर पे जो एक वस्तु रखी होगी उसको आप बना के देखोगे, एक ऐसे ऐसे कुछ करके इससे किरणें निकलेंगी, तो ये आप करके देखोगे। और दूसरी वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच है। फोकस यहाँ पे होगा और ऐसे कुछ होगा, और सेकंड वाला जो ध्रुव और फोकस के बीच में, मतलब यहाँ पे आपकी वस्तु है, मैंने भी जहाँ लिखा तो वहाँ से कुछ ऐसे टकरा के जाएगी और तो कुछ ऐसे मतलब कुल मिला के आप देख लीजिएगा बुक से, वैसे फिगर बनेगा। उस तरह ही कुछ आप बना के डिनोट करोगे, साफ साफ बनाओगे तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। उसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। तो भैया आप भी जानते हो, मान लीजिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। इसमें 2 फोकस होंगे, एक इस वाले दर्पण के कारण इधर कहीं फोकस होगा f1, और इस वाले के चक्कर में इधर बनेगा f2, ठीक है। तो किसी भी लेंस में 2 फोकस होते हैं, दोनों को परिभाषित करना है। आप उसका नाम दे देंगे कि उस दर्पण के कारण f1 बनेगा, दूसरे दर्पण के कारण f2 बनेगा, वैसे आप परिभाषित कर देंगे। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी है। ये भैया आपको ये भी प्रदर्शित करना है कि निर्माण कहाँ होगा प्रतिबिंब का, तो ये आप पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। तो आप पढ़ लीजिएगा बुक में, सारे के सारे आपको निर्माण पढ़ना जरूरी है। मैं एक इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारा आना चाहिए। अगला पॉइंट है घरों, मतलब क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी।
घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज़ का क्या महत्व है? तो घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज़ का क्या क्या महत्व है? भैया आपको भी पता होगा, कभी-कभी क्या होता है कि कोई हमारा घर है, मान लीजिए यहाँ से कनेक्शन आया, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, यहाँ रास्ते में फ्यूज़ लगा हुआ है, इसके आगे हमने एक वायरिंग की है, यहाँ पे पंखा लटका हुआ है हमारा, है ना? और यहाँ जो हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक? तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ फ्यूज़ लगा है, यहाँ से करंट बहुत ज़्यादा आ गया, कभी कभी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का क्या पता, कभी कभी बत्ती बहुत ज़्यादा आ जाए, तो अगर यहाँ पे फ्यूज़ पड़ा हुआ है तो फ्यूज़ यहाँ पे पिघल जाएगा, यही फ्यूज़ का कार्य होता है। जब पिघल जाएगा तो जो आपका सर्किट है वो अवरुद्ध हो जाएगा, जो आपका तार है वो वहाँ से रुक जाएगा, करंट इधर को अब नहीं आ पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, जो विद्युत धारा है वो आगे नहीं बहेगी, आगे नहीं बहेगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब है सर्किट में जो भी आगे आपके बिजली के उपकरण हैं, ठीक है, उपकरण मतलब फॉर एग्जांपल आपका पंखा हुआ, और आपकी जो कुछ भी टेलीविज़न हुआ, या जो भी विद्युत उपकरण आप यूज कर रहे हैं वो ख़राब नहीं होगा, इसलिए फ्यूज का यूज किया जाता है। आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ आप जान जाएंगे, मतलब ऐसे सर्किट शुरू के पूरे आप स्क्रीन पे, कहने का मतलब पूरी कॉपी पे आप सर्किट बना देंगे। 2 नंबर उसके हैं सर्किट के, 2 नंबर फ्यूज का महत्व समझाने के। ये आपका न्यूमेरिकल है। आई ज्ञात करना है और आर ज्ञात करना है, वी आपको दिया गया है। तो ये आप अगर न्यूमेरिकल का फार्मूला आपको आता होगा तो कर लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। तो भैया जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित और दिष्ट धारा जनित, तो इन दोनों में से प्रत्यावर्ती धारा जनित सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा। 2 2 4 2 6 7 नंबर का है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप पढ़ेंगे तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रतिरोध में 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए ए बी का प्रतिरोध, परिपथ में धारा आई और ए बी के बीच विभवांतर। तो ध्यान से देखिए, ए बी के बीच विभवांतर थर्ड क्वेश्चन है, तो ए बी के बीच जो विभवांतर है वो 1 मिनट 10 वाट का है, ओके। और इसके अलावा इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध, तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध आप निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि 4 और 2, ये 4 ओम और 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। 2 ओम और 1 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है। फिर ये आप दोनों जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकाल देंगे, उधर भी निकालेंगे। फिर ये दोनों परस्पर किस क्रम में हैं, ये दोनों बार में समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में निकालेंगे तो ए व बी के बीच जो आपका प्रतिरोध है वो प्रतिरोध आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद परिपथ में धारा आई आपको ज्ञात करनी है, तो इतना आप टोटली वहाँ का प्रतिरोध निकाल लेंगे, ओके, ए और बी के बीच। फिर उसके श्रेणी क्रम में 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक। तो अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उसका संयोजन कैसे होता है, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है ना। और जब समांतर क्रम में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे होता है। तो ये पूरा जो प्रतिरोध है इसका निकाल लेंगे। फिर इसका, ये दोनों किस में है, परस्पर श्रेणी क्रम में है, ये देखिए एक वायर के द्वारा जुड़े हैं, है ना। अलग अगर हो गया होता वहाँ से तो समांतर क्रम में हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या आप करोगे कि इतना पूरे का जो प्रतिरोध आएगा और ये जोड़ लोगे, तो आपका पूरा आर ज्ञात हो जाएगा, कैपिटल आर उसको मान लीजिएगा। वी आपका दिया गया है, वी बराबर आई आर वाले फार्मूले से आप फिर ये कैलकुलेट कर पाओगे, ओके। तो इस तरह आप निकाल लेंगे क्या, परिपथ में धारा आई ज्ञात करेंगे, वी बराबर आई आर से, है ना। वी बराबर आई आर, तो आई आप उधर रख लोगे, वी बराबर आई आर होता है, तो आई आप उधर ही रोक लोगे, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर। वी आपका 10 है और आर जो भी मान आएगा आप रख दोगे, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री आ गई, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो भैया पीएच मान आपको पता होना चाहिए। पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। लेकिन जल हमारा शुद्ध जल न अम्लीय होता है न क्षारीय, इसलिए स्वाधीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 है। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम में जैसे पानी डालोगे सोडियम तुरंत जल उठेगा, इसलिए साधारण ताप पर ये क्रिया करती है, ठीक है। प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह, इन्होंने थोड़ा गड़बड़ लिखा है, ये इन एक्चुअली है प्रोपोनॉल, और प्रोपेनॉल का जो क्रियात्मक समूह है वो CHO है, समझ रहे हैं। फिर अगला आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम व रासायनिक सूत्र। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपको IUPAC आना चाहिए, तो IUPAC आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। रिएक्शन हर बार थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। खाने के सोडे को अगर गर्म किया जाता है, खाने का सोडा NO2CO3 होता है, बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। दोनों रिएक्शन देख लीजिएगा। रिएक्शन में कैसे बता दूं, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। तो परमाणु क्रमांक 17 पे होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को वर्ग 17 में ही रखा गया है। और
वर्ग 17 में रखा गया है। 5 ए में रखा गया है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ही इसको रखा गया है। खनिज व अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो खनिज व अयस्क की परिभाषा और उदाहरण, तो खनिज आपको पता होना चाहिए कि खनिज जो कोई भी ऐसी पृथ्वी के अंदर से ऐसी वस्तु जिसे शोधन के लिए निकाली जाती है उसे हम कह देते हैं खनिज, मतलब कोई भी इससे धातु बनाई जा सके। अयस्क अयस्क कई धातुओं का मिश्रित रूप होता है, इसे भी शुद्ध करके अलग अलग धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन खनिज का ये है कि आप पृथ्वी से जो भी शुरुआत में निकालेंगे खोद कर, उसी अवस्था में, जैसे आप खोद कर निकाल रहे हैं उसी अवस्था में जो हमको प्राप्त होगा उसको कहेंगे खनिज। अयस्क कई धातुओं का मिक्सचर हो सकता है। अयस्क का मतलब ये है कि कई धातुएं उसमें उपस्थित हों, उस चीज़ को अयस्क कहेंगे। इसमें मिश्र धातुएं और उपधातुएं भी शामिल होती हैं अयस्क में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम और आधुनिक आवर्त नियम, तो भैया आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि सभी तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बार बार 2 नंबर भैया पूछा जाता है, ये याद रख लीजिएगा हर नंबर में। मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, तो मेंडलीफ में था कि शुरुआत में था कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, बाद में आधुनिक आवर्त नियम में चेंज हो गया कि सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बार बार ये पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में। संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जो पूरी तरह से कह सकते हैं जिनका बॉन्ड बना हुआ है वो संतृप्त है। असंतृप्त जो पूरी तरह से अभी बॉन्ड उनका नहीं बना हुआ है, वो चाहें तो और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या त्याग कर सकते हैं, उनको असंतृप्त कहेंगे। सजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें या उस श्रेणी के सभी ऐसी सजातीय श्रेणी उनको कहेंगे जो एक ही परिवार के तत्व हैं, है ना। साबुन व अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया, तो ये जो मिसेल वाली अभिक्रिया, जैसे आप मिसेल बनाते हो उसमें जो अभिक्रिया होती है वो आपकी लिखनी है। और स्टिरीकरण और NOH के साथ अभिक्रिया किसकी? एथेनोइक अम्ल की। तो ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ओके, फिर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को 3 और अभिक्रिया फिर पूछी गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलयोजन, एथिलीन का योगात्मक अभिक्रिया, मीथेन की दहन अभिक्रिया, ये भी तीनों आपको अभिक्रिया याद करनी पड़ेगी। पादप में जाइलम काहे के लिए उत्तरदायी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। गर्म जल को प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते? तो भैया बादलों वाले दिन नहीं करते हैं, बादल रहेगा तो कहाँ से हमको धूप मिलेगी, तो इसलिए बादल वाले दिन नहीं करते हैं। और उसके अलावा मस्तिष्क उत्तरदायी काहे के लिए होता है? सभी के लिए होता है। हृदय का शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, सोचने के लिए भी होता है। और ये निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें शुक्रवाहिका मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं? तो भैया उस स्वयं भोजन बनाना आना चाहिए, खास करके प्रकाश संश्लेषण। और वृषण के कार्यों को लिखिए, आप लिख दीजिएगा। जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ विकसित होता रहता है, जैव विकास उसी का रूप है। उदाहरण आप लिख दीजिएगा कि पहले मानव के पूर्वजों में पूंछ होती थी, अब पूंछ गायब हो गई। छुई मुई पादप में गति और मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है? तो छुई मुई में स्वयं की गति होती है, और मानव में क्या होता है कि मस्तिष्क निर्देश देता है, उसके आधार पर होता है। मानव में लिंग निर्धारण x और y वाला जो भी सिस्टम है, कभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो ये पूरा लिंग निर्धारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार 2 या 4 नंबर में होता है। क्या होता है यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, तो खाद्य सर्किल खत्म हो जाएगा। इससे पेड़ पौधे, फिर छोटे जंतु, फिर बड़े जंतु, फिर परस्पर उनको बड़े जंतु खाते हैं, फिर वो वातावरण मिल जाते हैं, फिर वो पेड़ पौधे बन जाते हैं। तो ये पूरा खाद्य चक्र है। अगर फर्स्ट श्रेणी आप मान लीजिए पौधे वाली श्रेणी को यहाँ से ख़त्म कर दे रहे हैं, तो उसके बाद ये पूरा जो आपकी श्रृंखला है वो श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? तो कि धरती के सभी जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। उनके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से तुरंत सीधा असर पड़ेगा। उससे यह प्रभाव होगा कि सभी जीव जंतु हो जाएंगे खत्म। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? तो भैया चिंता का विषय इसलिए, अगर ओजोन परत हमारी ख़त्म हो गई तो सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें आती हैं वो सीधा पृथ्वी तक आएंगी। और इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ये बार बार कहा जा रहा है कि कई पर्यावरण के अभियान चलाए जा रहे हैं, और ये पेड़ लगाने के लिए बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके अलावा अब क्या है कि हमारी विज्ञान भी उसके लिए प्रयास कर रही है। जो
मोटरसाइकिल या आपकी कार हैं वो अब इलेक्ट्रिक रूप में परिणत होने लगी हैं, सीएनजी सब गाड़ियाँ चलने लगी हैं, उससे ये क्या होता है कि कोई भी हमारा कार्बनिक या ऐसा कोई पदार्थ नहीं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगी जिससे हमारी ओजोन परत क्षय हो। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, आप लिख सकते हो। क्राउन नेफ्रॉन की रचना कार्यविधि ये आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पादप में जल व खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको कायदे से याद करना पड़ेगा। परागण दाब की क्रिया होती है, परागण संचरण के द्वारा पौधों में खनिज जल और खनिज लवण वहन होता है। नीचे ये जड़ होता है, नीचे से पहले तने में जाएगा, तने से छोटे वाले तने में जाएगा, फिर वहाँ से शाखाओं में, मतलब ये आपका तना हो गया, फिर शाखाओं में, फिर उप शाखाओं में, फिर उप शाखाओं से छोटी छोटी पत्तियों में जाएगा। फिर ऐसे कोई पौधा है तो ये मतलब क्रिया होती है पूरी पूरी। तो ये था 10th का पेपर, विज्ञान का पेपर था ये। तो ज़रूरी है आपको जानना। स्टे ट्यून्ड रहिए अधिक जानकारियों के लिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं से और उच्च शिक्षा से संबंधित तमाम सारी खबरें और आप तक जानकारियाँ लाते रहते हैं। स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। धन्यवाद।